In the name of Allah, the most merciful and beneficent. First of all, I introduce myself. I'm Rimsha Khanam from Chemistry Department. Today, I'm here to represent my presentation, and my presentation topic is chemical bonding of atoms. Now, I define title layout. First one is structure of phosphorus and sulfur trioxide in Lewis theory. Second one is structure of phosphorus and sulfur trioxide in VBT. Third one is structure of phosphorus and sulfur trioxide in hybridization. Fourth one is structure of phosphorus and sulfur trioxide in whisper theory. Fifth one is structure of phosphorus and sulfur trioxide in MOT. Now I define Lewis structure. सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि लीविस स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक, लीविस स्ट्रक्चर को हम लोग डार्ट से शो करते हैं और ये आउटर मोस्ट शेल होता है। ठीक, और ये अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करता है। ठीक, नो आई डिफाइन डेफिनेशन ऑफ लीविस स्ट्रक्चर ऑफ एसिड एंड बेस। फर्स्ट वन इज डिफाइन एसिड। बेसिकली एसिड एक सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, सेकंड बेस, बेसिकली बेस भी एक सब्सटेंस ही है जो डोनेट कर रहे होते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, नो आई सी रूल ऑफ लीविस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रूल को देखते हैं। उसमें होता है कि हम आउटरमोस्ट शेल यानी कि लीविस स्ट्रक्चर को बॉन्डिंग के लिए कंसीडर करेंगे। ठीक, इसका सेकंड रूल होगा कि साइड वाले जो एटम होंगे उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करें। अदरवाइज जो सेंट्रल एटम है उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करें। इनफैक्ट जो सेंट्रल एटम होते हैं उनके लिए ऑक्टेट रूल ब्रेक भी हो सकता है, बट उसमें 8 या 8 से ज़्यादा एटम हो, 8 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक, ठीक, इसके बाद जो सेंट्रल एटम होते हैं उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और जो साइड वाले एटम होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट है थर्ड स्टेप में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि लीस्ट नंबर का क्वांटिटी में होना ये ज़रूरी होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हमेशा कम हो। ठीक, और अगर दो नंबर सेम है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो उसको हम लोग सेंट्रल एटम डिक्लेयर करेंगे। ठीक, इसके बाद है हमारे पास फोर्थ रूल। ठीक है, कि हम साइज को इसमें हम लोग साइज को चेक करते हैं। जिसका साइज बड़ा होगा वो सेंट्रल एटम होगा और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो हमारे पास सेंट्रल एटम होगा। ठीक, नो ड्राइंग लिव स्ट्रक्चर स्टेप्स। अब हम लोग स्टेप्स में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में ये आता है कि हम लोग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स करेंगे। ठीक, और इसका सेकंड स्टेप में आएगा कि हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के सेंट्रल एटम है उनको हम बैलेंस्ड एटम के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ स्टेप है कि हम अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेंगे सिंगल या मल्टीपल बॉन्ड के साथ। ठीक, now I explain example according to structure of sulfur trioxide। ठीक, इसमें हम सबसे पहले इसमें सबसे पहले हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को चेक करेंगे। ठीक, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 हैं। ठीक, और जो सल्फर है वो भी ऑक्सीजन ग्रुप से ही बिलोंग करता है और इसके जो वैलेंस और इसके जो वैलेंस शेल में और सल्फर के वैलेंस शेल में भी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। इसी तरह हमारे पास सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। ठीक, और सल्फर के एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ऑक्सीजन के 3 एटम में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 24। ठीक, इसके बाद हम लीविस स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड का सेंट्रल एटम देखेंगे और इसको हम ऐसे चेक करते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो हमारे पास सेंट्रल एटम होगा। ठीक, और जैसे कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब इसको देखने के बाद हम सल्फर को सेंट्रल एटम डिक्लेयर करेंगे। ठीक, और इसके जो चारों तरफ 3 ऑक्सीजन के एटम हैं और हर एक के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को अटैच करेंगे। इसके बाद हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को अटैच कर देंगे और ये सब अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं इधर के ये कि यहाँ ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहा है। सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सल्फर में
और सल्फर ऑक्टेट रूल को एक्सटेंड कर रहा है। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। नो नेक्स्ट एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस इन लेविस। इसमें भी हम एज इट इज़ सल्फर ट्राइऑक्साइड की तरह ही करेंगे। सबसे पहले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इसके जो सेंटर है, इसमें सेंट्रल एटम चेक करेंगे, इसके बाद ठीक इसके बाद बॉन्डेड एटम्स को अटैच करेंगे, ठीक, और लास्ट स्टेप में हम लोग ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर देंगे। ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर देंगे और ये हमारे पास फास्फोरस की फाइनल स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक, अब हम इन्हीं एग्जाम्पल को वीबीटी के स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, इसमें भी सेम प्रोसेस लेवी स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड की। इसमें भी वैलेंस शेल को देखेंगे, सेंट्रल एटम को और बॉन्डेड एटम को अटैच करेंगे इसके साथ। फिर ऑक्टेट रूल, फिर इसके बाद हम लोग ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर देंगे। इसमें जो बेसिकली इसमें जो एक लास्ट स्टेप है वो हमारे पास है, वो हमारे पास आएगा कि हम लोग सिग्मा बांड और पाई बांड को भी चेक करेंगे। जैसा कि हमें सबको बताया कि सिग्मा बांड हमारे पास सिग्मा बांड में हम लोग हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, और जो पाई बांड होता है उसमें हम लोग साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं। अब ये हम ओवर सिग्मा और पाई बांड को चेक करने से पहले हम लोग लॉन पेयर और बांड पेयर चेक करेंगे। जो लॉन पेयर होते हैं वो हमारे पास जो लॉन पेयर वो होते हैं जिसमें बांडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, और जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो बांडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग बांडिंग में अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से बांड बांड और लॉन पेयर हिस्सा ले रहे हैं और जो नहीं ले रहे हैं वो देखेंगे। और जो हमारे पास जो लॉन पेयर हैं वो 6 हैं, वो बांडिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, और जो बॉन्ड पेयर हैं वो हमारे पास भी 6 ही हैं, वो बाइंडिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पाई बांड कितने हैं और सिग्मा बांड कितने हैं। जब भी एटम्स के बीच हमारे पास फर्स्ट बांड बनता है वो हमेशा हमारे पास सिग्मा होगा, और जो सेकंड बांड बनेगा वो हमारे पास पाई होगा। अब हम बोल सकते हैं कि इसमें 3 बांड हैं और तीन ही सिग्मा बांड है और 3 ही पाई बांड हैं। ठीक, और ये हमारे पास आ गई फाइनल स्ट्रक्चर सल्फर ट्राइऑक्साइड की अकॉर्डिंग टू वीबीटी। ठीक, बिल्कुल इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल में स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस में करेंगे। इसमें हम लोग ऑक्सीजन एटम डोनेट करेंगे, तो इसमें हम लोग ऑक्सीजन एटम को डोनेट करेंगे। इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 डबल बॉन्ड बनेंगे। इसमें दो डबल बॉन्ड बनेंगे, और 3 हमारे पास जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगी फास्फोरस की। ठीक, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे इन SO3। स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं। ठीक, लाइक सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इसकी हम इसकी सबसे पहले तो हम लोग इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेंगे। ठीक, इसमें हम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को चेक करेंगे। ठीक, तो इसमें फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास ये आएगी। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो हमारे पास 120 डिग्री का बनेगा ऑल बॉन्ड एंगल्स पे, और इसकी जो शेप होगी वो हमारे पास होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, ठीक है। इसी तरह आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस। में हम लोग देखेंगे ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, और ये हमारे पास इसकी फाइनल स्ट्रक्चर आ गई। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि वेस्पर थ्योरी में क्या होता है। बेसिकली जो वेस्पर थ्योरी है वो हमें ज्योमेट्री और शेप के बारे में बताता है। ठीक, ज्योमेट्री जो होती है वो डिपेंड करती है लोन पेयर पे और बॉन्ड पेयर पे, और जो शेप होती है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर पे ही डिपेंड करती है, और बॉन्ड पेयर पे ही डिपेंड करती है। और अगर जो लोन पेयर है वो 0 हो जाए तो शेप और जो ज्योमेट्री होगी वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक, इसमें जो ज्योमेट्री है वो
इसमें जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो हमारे पास होगी ट्राइगोनल पैरामीटर होगी, या ट्राइगोनल प्लेनर भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक। और इसकी जो शेप होगी वो हमारे पास बेंट होगी, ठीक। और इसके जो ऑल बॉन्ड एंगल्स हैं वो हमारे पास बनेंगे 120 डिग्री के, ठीक। इसी तरह हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास होगी टेट्राहेड्रल होगी, ठीक। अब हम लास्ट स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे एमओटी की, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड में हम लोग देखेंगे इसके इसकी जो एमओटी में हम लोग देखते हैं कि इसकी जो स्पिन स्टेट होगी वो हमारे पास अपोजिट होगी, ठीक। और हम यहाँ पे ओवरलैप और हम यहाँ पे ना ओवरलैपिंग के लिए इंटरफेरेंस का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक। ओवरलैपिंग का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, और हमें मैग्नेटिक नेचर और यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे, ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। और जो हमारे पास मैग्नेटिक नेचर होती है वो हमारे पास दो तरह की होती है। एक फर्स्ट वन होती है पैरामैग्नेटिक नेचर, और दूसरी होती है डायमैग्नेटिक नेचर, ठीक। बेसिकली जो पैरामैग्नेटिक नेचर होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टकारी होती है, ठीक। इसी तरह जो हमारे पास डायमैग्नेटिक होते हैं वो हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रही होती है, ठीक। यह है हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन एमओटी। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है हमारे पास फास्फोरस की। ये है फास्फोरस की फाइनल स्ट्रक्चर जिसमें शो हो रहा है कि जितने जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, ठीक। सो माय टॉपिक इज ओवर, थैंक यू सो मच।